हेलो दोस्तों। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है रिलेशन। और रिलेशन पढ़ने से पहले कि रिलेशन होता क्या है, हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें रिलेशन को समझने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। मैंने ए और बी ये लिखा, तो इसको हम बोलते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे ए हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है और बी हमारे पास क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे ए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट रहेगा और बी हमारे पास सेकंड एलिमेंट रहेगा। अब ऑर्डर पेयर में अगर हम दो ऑर्डर पेयर को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। तो वन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने लिखा ए बी, ए बी बी ए के जनरली इक्वल नहीं होता है, क्योंकि ए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट है लेकिन इसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, बी होगा। तो ये कब इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी हो जाए। जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो हमारे पास ए बी, जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ये बी ए के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए मैंने मान लिया मेरे पास ए एंड बी कोई दो सेट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह शो करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ये सेट कैसा होगा, इसमें कैसे एलिमेंट जाएंगे, इसमें एलिमेंट जाएंगे ए और बी टाइप के। जहाँ पे ए जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा फर्स्ट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट बी से आएगा। तो ए क्रॉस बी में क्या जाएगा, ए क्रॉस बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। अब ऐसे अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो बी क्रॉस ए में मेरे पास क्या हो जाएगा, बी और ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। और हमने पढ़ा था कि ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो जनरली इक्वल नहीं होता है बी और ए के। तो इसी यहां से अगर मैं देखूं तो ए क्रॉस बी मेरे पास बी क्रॉस ए के इक्वल, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। और ये कब इक्वल होगा, यहाँ से पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के इफ एंड ओनली इफ जब हमारा ए इक्वल टू बी हो जाए। नाउ आई होप यू आप लोग ये समझ चुके होंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी सेट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे। तो देखिए मैंने मान लिया मेरे पास ए की कार्डिनलिटी है पी और बी की कार्डिनलिटी है क्यू। सो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाएंगे, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक ए सेट है 1 एंड 2 और बी सेट है ए एंड बी। अब मेरे को निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मेरे पास क्या जाएगा, वन का रिलेशन ए से, वन ए वन बी देन टू ए टू बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ तो बी क्रॉस ए में मेरे पास क्या आएगा, A1 A2 B1 B2। तो यहां से भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए कितने हुए, 4। यहां से हमें एक चीज पता लगी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी मेरा
बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। और अगर स्पेसिफिक केस की बात करें कब इक्वल होगा, जब ए इक्वल टू बी होगा, देन क्या होगा, ए क्रॉस बी मेरे पास बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। आई होप ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। आइए अब हम आते हैं अपनी रिलेशन की डेफिनेशन पे। मैंने मान लिया मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, और दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। तो आर एक रिलेशन बोलेंगे हम ए से बी तक, आर एक रिलेशन है ए से बी तक, वो हमेशा एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रिलेशन है वो क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो मैं दूसरे वर्ड में कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो सेट ए और बी है, सो ए क्रॉस बी मैं निकालता हूँ, तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सभी मेरे क्या होंगे, रिलेशन होंगे फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही अगर बी क्रॉस ए के मेरे पास जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सभी रिलेशन होंगे मेरे बी टू ए। तो आर हमेशा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। आई होप आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। आइए इसे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है ए 1 एंड 2, और मेरे पास एक सेट है बी, बी मेरे पास क्या है, ए एंड बी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ए क्रॉस बी में मेरे पास क्या क्या आएगा, 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी। तो अब मैंने क्या बोला था, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जो है सबसेट होता है आर ए क्रॉस बी का। तो अगर मैं R1 एक सेट ले लेता हूँ 1 ए, R2 एक सेट ले लेता हूँ 1 ए 2 बी, R3 में एक सेट ले लेता हूँ 1 ए और B2। तब देखिए R1 जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। R2 भी, R2 में 1 ए आ रहा है, 2 बी आ रहा है, तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये एक रिलेशन हो जाएगा। नाउ R3, R3 में देखिए 1 ए आ रहा है, लेकिन B2 जो है हमारे पास ए क्रॉस बी में नहीं है, तो R3 जो है वो एक रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ R को मैं एक रिलेशन कहूंगा फ्रॉम ए टू बी इफ ए भी बिलोंग करे आर में, सच दैट ए आए मेरे पास ए सेट से और बी आए मेरे पास बी सेट से, और ये हमेशा जो है एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अब देखिए, अब मैंने बोला कि आर में मेरे पास इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, आर में मेरे पास क्या जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, और मैं आर को डिफाइन करूंगा, आर एक रिलेशन है ए से बी तक, ए से बी तक। नाउ नेक्स्ट, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होती है। मैंने अभी ऊपर आर को डिफाइन किया कि आर में सभी ए और बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे, जहां पे ए जो है फर्स्ट सेट ए से आएगा और बी जो है सेट बी से आएगा। तो इसमें जब आप देखेंगे, इसमें जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी जा रहा है और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, फर्स्ट एलिमेंट है ए, जो ये एलिमेंट है ए, तो इन सारे एलिमेंट को जब मैं कलेक्ट करके एक सेट बना दूंगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट जब मैं बना दूंगा तो उसको हम बोलेंगे डोमेन। और ऐसे ही जो मेरी सेकंड एलिमेंट है, इन सब को जब मैं कलेक्ट करके एक सेट बना दूंगा तो उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ अ रिलेशन। एंड दिस सेट बी, जो ये सेट बी है, इस सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन, सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो ये देखिए डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी is called domain, and the
द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ordered pair a b is called range. And if R is a relation from A to B, तो देन सेट B is called कोडोमेन. तो यहाँ से हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है. मींस रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं होगी. रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल होगी या उसका कोई प्रॉपर सबसेट होगी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ अब हम आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. नंबर ऑफ रिलेशन, देखिए मैंने आपको बताया था कि आर जो क्या होता है. मैंने बोला था आर जो है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आर क्या होता है? सबसेट होता है. तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होता है? टू रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? टू रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी. तो हमने इसको क्या माना था? अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए को मैं m मानता हूँ और कार्डिनलिटी ऑफ बी को मैं n मानता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? टू रेज टू पावर m n. नाउ अब हमसे यहाँ से एक और चीज पूछ सकता है. अब वो हमसे पूछ सकता है कि जो ये रिलेशन है इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी हो सकते हैं, बाकी भी हो सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन हमारे पास कितने होंगे? तो देखिए एम्प्टी रिलेशन कितना होगा? एक होगा. तो बाकी बचे सभी क्या होंगे? नॉन एम्प्टी होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास? टू रेज टू पावर एम एन माइनस वन. नाउ फर्दर वो क्या पूछ सकता है? वो पूछेगा मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए, एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें सिर्फ पी एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ पी एलिमेंट हो. तो देखिए ए क्रॉस बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए हैं? एम इंटू एन. तो अब इसमें से हमें पी एलिमेंट चाहिए रिलेशन में. तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? जितने तरीके से हम पी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, जितने तरीके से हम पी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे जिसमें सिर्फ पी एलिमेंट होंगे. तो एम एन सी पी. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे? टू रेशियो पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी. और इसमें से एक एम्प्टी होगा. तो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हो जाएंगे? टू रेज टू पावर एम एन माइनस वन. देन नेक्स्ट वन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हैविंग पी एलिमेंट. तो कितने हो जाएंगे? एम एन सी पी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन. अब रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं? तो देखिए सबसे पहला रिलेशन आ गया. मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूँ. मैंने मान लिया ए कोई सेट है, वन टू एंड थ्री. तो सबसे पहला टाइप आ गया आइडेंटिटी रिलेशन. देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो है खुद से रिलेट करेगा. तो वन रिलेट करेगा वन से, टू करता है टू से, और थ्री करता है थ्री से. तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट करता है. तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेट करेंगे. और उसको जब मैं एक सेट में डाल दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक रिलेशन बोलूंगा जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा मेरे पास. तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स करे खुद से ही तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन. तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आर वन लिया है. आर वन में वन वन है, टू टू है, वन थ्री है. मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी में सिर्फ वही एलिमेंट आता है जो खुद से रिलेट करता है. तो ये एक वन थ्री आ गया, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा. सेकंड, वन वन है, टू टू है. लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन के लिए हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए. तो यहाँ पे थ्री थ्री मेरे पास मिसिंग है, थ्री थ्री नहीं है. तो इसलिए ये भी एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा.
नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन दोनों की आप जब डेफिनेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम लग सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने मान लिया मेरे पास कोई सेट है ए, तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सिर्फ खुद से रिलेट करेंगे, और उनका एक सब सेट बना दूंगा तो उसको मैं बोलूंगा एक आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही, इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। ए मैंने मान लिया एक सेट है 1 2 एंड 3, तो अब मैं R1 एक रिलेशन बना रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3, एंड R2 मेरे पास एक रिलेशन बन गया 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ए सारे आ रहे हैं, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड है। तो ये जो रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये आइडेंटिटी भी हो गया। अब सेकंड वाले में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, एंड 1 3 है। अब क्योंकि ये एलिमेंट एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे a relation R is said to be reflexive if A belong करे A से, for A belongs to A। तो रिफ्लेक्सिव में जो है सभी ए टाइप के एलिमेंट आते हैं और कुछ और एलिमेंट भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, ये मैंने आपको अभी बताया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा ही रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी एक आइडेंटिटी रिलेशन हो। और मैं दूसरे वे में बोल सकता हूँ कि जो सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में जैसे भी हम एक एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो आइडेंटिटी नहीं रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, आइडेंटिटी नहीं रहेगा। तो सबसे छोटा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो हमेशा एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। अब नाउ, अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, तो आइए देखते हैं हम क्या निकालते हैं। मैंने मान लिया किसी सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हो गया 1 2 और 3। तो देखिए क्या हो सकता है, 1 1 से रिलेट कर सकता है, 1 2 से रिलेट कर सकता है, और 1 3 से रिलेट कर सकता है। ऐसे ही 2 1 से कर सकता है, 2 2 से कर सकता है, और 2 3 से, 3 1 से, 3 2 से, और 3 3 से। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में अगर मैं लेता हूं हमारे पास, तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। इसका मतलब जितने सेट में एलिमेंट है, अगर मैं सेट की कार्डिनलिटी ए लेता हूं, इसको मैं पी लेता हूं, तो रिफ्लेक्सिव में पी एलिमेंट आएंगे, पी एलिमेंट आएंगे। नाउ अब बचे कितने एलिमेंट, ये देखिए बचे कितने एलिमेंट, ये एलिमेंट बचे 3, ये एलिमेंट 3 और 3 6। मतलब कि अगर मैं पी ले रहा हूं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट को मैं पी ले रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, पी स्क्वेयर। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पी स्क्वेयर में से पी तो आ गए, तो बचे कितने, पी स्क्वेयर माइनस पी, पी स्क्वेयर माइनस पी। अब इसके पास दो चॉइसेस है, या तो ये आ सकता है या फिर ये नहीं आ सकता। तो दो चॉइसेस होगी, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2 पी स्क्वेयर माइनस पी। तो अगर मेरे पास कोई सेट ए दे रखा है जिसकी कार्डिनलिटी है एन, तो मेरे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, 2 स्क्वायर माइनस एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें इस फॉर्मूले से 2 से 3 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है।
आपके DT+B एग्जाम में और वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे सेट ए पे, 2⁻n² - n। अब देखिए, अब वो पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो उसका फॉर्मूला भी क्या था, 2⁻n² - n। नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए, किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे, अगर किसी रिलेशन में ए बी टाइप का एलिमेंट जा रहा है तो उसमें बी ए टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। तो और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास कितने हो जाते हैं, 2⁻n × n+1/2। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या बोलता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि आर कोई रिलेशन है ए बी, इसको हम एंटी सिमेट्रिक कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर से, बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट ए बी टाइप का आर में है, अगर कोई एलिमेंट ए बी टाइप का आर में है, तो उसमें बी ए टाइप का एलिमेंट नहीं आ सकता अनलेस जब ए और बी इक्वल हो। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैंने एक ए सेट ले लिया 1 2 3, और मैंने आर एक रिलेशन बनाया, मैंने मान लिया इसके अंदर जा रहा है 1 1 2 3 3 2 2 2, और मैंने एक R2 रिलेशन लिया जिसमें मेरे पास आ रहा 1 1 2 3 3 1। सिमिलरली मैंने R3 एक रिलेशन लिया, इसमें मेरे पास 2 3 1 3 एंड 1 2 टाइप के जा रहे हैं एलिमेंट। तो अब देखिए R1 में देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट मेरे पास ए बी टाइप का है, ए बी टाइप का है, तो बी ए नहीं जाना चाहिए अनलेस जब ए इक्वल टू बी हो, तो आर एंटीसिमेट्रिक में ये एलिमेंट 1 1 आ सकता है। नाउ 2 3 आ रहा है, तो ये आ सकता है, तो 3 2 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 2 आ गया, तो ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट केस 1 1 आ सकता है, 2 3 आ गया और 3 2 नहीं है, तो ओके। 3 1 है और 1 3 नहीं है, तो एक रिलेशन R2 कैसा हो गया, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नाउ आर थ्री में देखिए 2 3 है, तो अब देखिए 3 2 नहीं आ रहा है, तो ठीक है। 1 3 है, 3 1 नहीं आ रहा है, 1 2 है एंड 2 1 नहीं आ रहा है, तो R3 भी मेरे पास कैसा हो गया, एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे कि इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर को, और अगर इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए इक्वल टू बी होगा हमारे पास। नेक्स्ट वो पूछ सकता है नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। मैंने मान लिया मेरे पास है 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन 1n, 2 1 2 2 2 3 अप टू सो ऑन 2n, और ऐसे ही n1 n2 n3 अप टू सो ऑन nn। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n² एलिमेंट्स है। अब देखिए एंटीसिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था कि ए टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो अभी देखिए इसके पास दो चॉइसेस है, ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। सिमिलरली इसके पास दो चॉइसेस है, ये भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट मेरे पास कितने होंगे, n होंगे। तो इनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। अब बाकी बचे हुए एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं,
ये देखिए, बाकी बचे हुए एन स्क्वायर माइनस एन, जिसमें अगर मैं डायगोनल के ऊपर बात करूं तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर ये वाला एलिमेंट मेरे पास आ रहा है, अगर ये वाला एलिमेंट मेरे पास आ रहा है तो ये वाला नहीं आना चाहिए, या फिर अगर ये वाला एलिमेंट मेरे पास आ रहा है तो ये नहीं आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों ही ना आए, ये दोनों ही ना आए। तो इसका मतलब इ- बाकी बचे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है और डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मेरे पास कितने हो जाएंगे, टू रेज टू पावर एन टू एन इंटू थ्री इंटू एन एन माइनस वन बाय टू। तो ये मेरे पास होगा टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए, जो मेरा नल सेट होता है, नल रिलेशन होता है, जो मेरा नल रिलेशन होगा वो हमेशा एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नल रिलेशन कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आइए, देन नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोला। अगर ए बी एलिमेंट आर में है और बी सी भी है, ए बी है एंड बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन जिसमें अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो और ए सी भी बिलोंग करे तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। देन नेक्स्ट, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ अब नेक्स्ट चीज पूछता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम निकालते हैं बेल नंबर से, बेल नंबर से। तो देखिए, अगर मेरे से पूछे कि मेरे पास सेट में, सेट की कार्डिनैलिटी वन है, तो मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन कितना होगा, एक होगा। अगर सेट की कार्डिनैलिटी टू है तो हम कैसे करेंगे, इस वन को नीचे उतारो और इन दोनों को ऐड करो, टू। अगर थ्री हो जाए तो देखिए, टू को आप नीचे लेके आएंगे, टू, फिर टू में ये ऊपर वाला ऐड करेंगे थ्री, और टू प्लस थ्री फाइव, ए फोर क्या होगा, फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन एंड थ्री टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन। तो ये देखिए, अगर मेरे पास एक सेट में एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एक होगा। अगर सेट में मेरे पास दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे पास कितने होंगे, दो होंगे। तीन एलिमेंट है तो पांच होंगे, चार एलिमेंट है तो 15 होंगे, और पांच एलिमेंट है तो 52 होंगे। तो इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी। तो आपको ये चीज याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसके इक्वल होते हैं, बेल नंबर के। और इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। अब देखिए, मैंने मान लिया आर मेरे पास कोई रिलेशन है ए और बी, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। तो आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स होता है इसमें इसके सभी उल्टे एलिमेंट चले जाएंगे, बी ए, जहाँ पे बी बिलोंग करेगा बी से और ए बिलोंग करेगा ए से। देन आवर नेक्स्ट इज कंपोजिट रिलेशन। तो इसमें मैंने एक रिलेशन आर लिया जो ए से बी तक है, और दूसरा रिलेशन एस है जो बी से सी तक है। तो मेरे पास क्या है, आर एक रिलेशन है जो ए से बी तक है, और एस जो है मेरे पास बी से सी तक है। तो अब एस ऑफ आर को मैं कंपोजिट रिलेशन बोलूंगा जो ए से सी तक आएगा, जो ए से सी तक आएगा। तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ए और सी टाइप के, जहाँ पे ए बिलोंग करेगा ए से और सी बिलोंग करेगा सी से। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखिए मैंने मान लिया आर मेरे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये क्या बोलता है कि आर को हम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह कि अगर उन सभी का यूनियन हम करेंगे, अगर उन सब का यूनियन करेंगे तो हमें सेट मिल जाएगा। और अगर दो पार्टीशंस का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी, जब दोनों सेट इक्वल ना हो। इफ सपोज
मैंने A1 और A2 दो सेट लिए, तो A1 इंटरसेक्शन A2 हमेशा एम्प्टी होगा। तो ऐसे टाइम पे हम AI को पार्टीशन बोलते हैं या इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। और इसको हम शो करते हैं, अगर मेरे को पूछना है AI एलिमेंट है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, तो उसको हम क्लोज ब्रैकेट AI से शो करेंगे। और इसमें वो सभी एलिमेंट जाएंगे X, सच दैट X रिलेट करेगा AI से, X रिलेट करेगा AI से। इट मीन्स अगर मैं पूछूं कोई एलिमेंट A है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, जो भी रिलेशन में A से जितने भी एलिमेंट रिलेट करेंगे, A एज ए फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे वो सभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए पे आ जाएगी। तो अब ये देखिए, अगर मेरे पास ए कोई सेट है ए बी सी, और मैंने बोला कि ए की इक्विवेलेंस क्लास में मेरे पास ए बी और ए सी आता है, ए बी और ए सी आता है। तो अब मैंने क्या बोला, अगर ए की इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट पी आ रहा है, तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो दो पार्टीशन होती है, या तो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट होती है, उसमें कुछ भी नहीं, या फिर वो अगर वो उसमें एक भी एलिमेंट सेम हो गया तो एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी हमारे पास। ना हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर मेरे को दे दे कि आर इनवर्स आर के इक्वल है, तो आर हमेशा एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था नल रिलेशन, नल रिलेशन देखिए, नल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक भी होता है। मैंने अभी आपको बताया था नल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी होता है, और नल रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। लेकिन नल रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, नल रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। और एक और चीज, अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है एक ऐसे सेट का एग्जांपल दीजिए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे एक रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और एंटी सिमेट्रिक भी हो। तो देखिए, मैं एक रिलेशन लेता हूँ, मेरे पास एक ए रिलेशन है 1 2 3, 1 1 एंड 2 2। तो देखिए, इसमें ए टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। तो कोई रिलेशन सेम टाइम पे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, ये दो और फॉर्मूले हैं। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक होते हैं 2 n/n-1/2। और एंटी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव पूछे 3 × 3n/n-1/2। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।